यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारी फर्स्ट जो यूनिट है, पेपर नंबर फर्स्ट कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसका चैप्टर नंबर 8 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे पहले हम लोग जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग जो है वो 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हमारे नई टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर बेसिकली अपने को पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सिंपल एनवायरनमेंट क्या होता है, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए जो है वो 2 अप्रोचेस हम लेके आते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं 2 पार्ट में। एक होता है आपका इंटरनल, एक एक्सटर्नल, जबकि एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। फिर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम लोग जो है वो 2 तरीके से उसको पढ़ते हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास में कुछ अप्रोचेस होती है जिसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू चेन अप्रोच। उसके बारे में अपने को आज की क्लास के अंदर जो है वो कवर करना है। तो बहुत ही बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर टोटल मिला के 2 वीडियोस जो है वो हम लोग लगाएंगे, 2 लेक्चर हम लगाएंगे। एक लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें, और साथ में हम लोग जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को कवर करें जिसके अंदर वैल्यू चेन अप्रोच भी अपने हो जाए, दोनों तरह की एक्टिविटीज वाला। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जिसमें हम लोग जो है वो हमारा टास्क एनवायरनमेंट और रिमोट एनवायरनमेंट दोनों का दोनों पढ़ लेंगे। दैट मींस कि जो हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट है और जो हमारा मैक्रो फैक्टर्स है वो दोनों के दोनों हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं, अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2023 में जो एंटीनेट का एग्जाम होना है, मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको मिलेगा पेपर नंबर फर्स्ट जो जनरल पेपर है, प्लस में पेपर नंबर 2। हम लोग पेपर नंबर 2 के अंदर 2 सब्जेक्ट में फिलहाल डील करते हैं, एक है कॉमर्स हमारा स्पेशलाइजेशन जो है, और एक है अपना हमारा मैनेजमेंट, कोड नंबर 17 ओनली। कोड 55 का कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड नहीं करवाते, कोड नंबर 17। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है, इस पे फोन करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोग हमारी कोचिंग के अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे पूरा जो सिलेबस है उसका स्टडी मटेरियल लाइक दिस। इस तरह के हर यूनिट का सेपरेट बुक्स आपको मिलेगा। 20 किताबें आपके डोर स्टेप पे आएंगी, 10 है पेपर 1 की, 10 है पेपर 2 की। प्लस में आपको मिलेगा हर यूनिट का हर एक, जैसे ये फर्स्ट यूनिट है तो इसके अंदर जो भी आपका कंटेंट है, ये जैसे 8 चैप्टर में हमने पूरा यूनिट को डिवाइड कर दिया, इन 8 चैप्टर की हर चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी, प्लस में पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये सब मिलेगा। ओके, तो आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर फोन करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी डेमो का लेक्चर देखना हो तो जैसे ये लेक्चर है इसी तरीके से सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, तो इसको देख के आप जज कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं। ओके जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, वो है जी बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ते हैं, जब कभी भी अगर हमको किसी भी बिजनेस का एनालिसिस करना होता है, ध्यान देना, जब कभी भी हमको किसी भी बिजनेस का क्या करना है, एनालिसिस करना है, तो बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उसके एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। ध्यान देना, देखो पहली बात तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना, 2 वर्ड से। एक वर्ड तो है बिजनेस और एक है क्या, एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या है, हम लोग ये पूरी बोल वचन पहले अर्लियर लेक्चर में हम कर चुके थे। बिजनेस के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या, बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। एक पर्सन जो है अगर कहीं पे बिजी है, किसी काम के अंदर एंगेज है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में हम लोग जो है वो ये बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई पर्सन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कुछ पैसा कमाने का काम कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब यहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आएगा, एनवायरनमेंट का मतलब हो गया सराउंडिंग, एक बिजनेस की सराउंडिंग या एक बिजनेस को अफेक्ट करने वाले वो सारे फैक्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या आता है, बिजनेस की सराउंडिंग आएगा, बिजनेस के आसपास के फैक्टर आएंगे जिनका बिजनेस के ऊपर जो है वो क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। ओके, इस सब चीज को मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के जरिए आपको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके जी सर, आइए देखो जी, ध्यान से समझते जाना। बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, अगर आपने किसी भी बिजनेस का एनालिसिस करना है, ठीक है, तो बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए हम लोग उसके एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कंसर्न बिजनेस है, अगर उसका आपने एनालिसिस करना है तो उसके एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो है उसके एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब उस बिजनेस की जो सराउंडिंग है,
उस बिजनेस की जो सराउंडिंग्स हैं, या बेसिकली वो सभी फैक्टर जो उस बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो है बिजनेस के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब जब आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालिसिस करोगे तो उससे आपको पता चलेगा बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। मतलब बिजनेस का जब आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को जब एनालाइज करोगे तो उससे आपको बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा, जो कि बिजनेस की होती है इंटरनल। हर एक बिजनेस की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, आपकी भी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है। आप जो है मान लो आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन कुछ चीजों में आप ठीक भी नहीं हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो क्या होती है हर बिजनेस का, जैसे हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग है, उसी तरीके से हर बिजनेस की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसीलिए ये इंटरनल फैक्टर्स है, ये क्या है, इंटरनल फैक्टर। तो जब आप बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो बिजनेस के एनालिसिस से आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने निकल के आएगा बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस, और साथ में आपको पता चलेगा बिजनेस के लिए कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में बिजनेस ग्रैब कर सकता है, या कौन कौन से ऐसे थ्रेट हैं जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट होते हैं ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल। ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल। ध्यान देना मेरी बात को, जब कभी भी हम बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो हम लोग उसका एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं। और बिजनेस के एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए क्यों करना है, पहले बात तो ये भाई, ये बिजनेस का एनालिसिस क्यों करना है, क्योंकि हमको बिजनेस के लिए क्या बनानी होती है, पॉलिसीज बनानी होती है। हमको बिजनेस के लिए कुछ पॉलिसी बनानी है, हमको बिजनेस के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी है। और अगर आपको बिजनेस के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, कोई स्ट्रेटजी बनानी है, तो सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि बिजनेस है क्या, बिजनेस की पावर क्या है, बिजनेस को नुकसान क्या क्या हो सकता है, बिजनेस की वीकनेस क्या, बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या। तो उसके लिए हमको बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होता है। और जब आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है एनवायरमेंटल, बिजनेस के एनवायरमेंटल एनालिसिस से आपको पता चलता है बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में और बिजनेस की वीकनेस के बारे में। और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसी होती है, इंटरनल टू द बिजनेस होती है। और एनालिसिस करके आपको पता चलता है बिजनेस को कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट में अवेलेबल है, और साथ में आपको ऐसे कौन कौन से थ्रेट जो मार्केट में है जिसका बिजनेस के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ सकता है, उनके बारे में नॉलेज होती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है और जो थ्रेट है ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल टू द बिजनेस होते हैं। ये बात समझ में आया क्या जी। तो जब आप बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, ध्यान से समझना, तो दो चीजें निकल के आएंगी, कुछ इंटरनल बातें निकल के आएंगी, पता चलेगा बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या, बिजनेस की वीकनेस क्या, और कुछ इंटरनल एक्सटर्नल बातें पता चलेंगी, जिससे पता चलेगा बिजनेस को कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है और कौन कौन से ऐसे थ्रेट है। आगे अब इन सबको एनालाइज करने पर, ये चारों चीजों को एनालिसिस करने पर आपको पता चलता है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और जिसके बेस पर आप लोग जो है वो क्या करते हो, इनके बेस पर हम लोग जो है वो स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। ध्यान देना, तो जब हमको ये सब नॉलेज हो जाएगा, एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर लिया हमने, उससे अपने को जो भी फैक्टर्स पता चलेंगे उनके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाएगा फिर उसको हम बाद में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी स्टडी क्यों की जाती है, बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहला जो टास्क होता है वो यही होता है कि हम लोग जो है वो बिजनेस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब मेरी बात समझना, अगर आपने कोई किसी भी बिजनेस के लिए कोई गोल सेट करने हैं, आपको ये देखना है कि इस साल हम इतने की सेल करेंगे, अरे वो सेल तो आप तब कर पाओगे, पहले आप ये देखोगे कि इंटरनल क्या आपके पास वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है, क्या रिसोर्स भी अवेलेबल है या नहीं है। फिर दूसरा आप लोग ये भी चेक करो कि क्या मार्केट में भी उसका डिमांड है या नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई भी गोल सेटिंग करनी है, कोई भी आपको वेरियस अल्टरनेट में से किसी बेस्ट अल्टरनेट का सिलेक्शन करना है, उन सभी काम के लिए बेसिकली डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम लोगों को जो है वो सबसे पहले करना पड़ता है क्या, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमको जो है वो ये देखना होता है कि एक बिजनेस के इंटरनल फैक्टर कौन कौन से और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से जिनका बिजनेस पे क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली जो है वो किसी भी स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन से पहले की जाती है। ओके, अब आपने जो है वो बिजनेस के स्ट्रेंथ वीकनेस एंड बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में नॉलेज ले लिया, जिसको प्यार से हम लोग कई बार बोलते हैं स्वोट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्वोट एनालिसिस। और ये स्वोट एनालिसिस जो होता है ना, ये बिजनेस एनालिसिस ही है। ये बेसिकली अगर आप स्वोट एनालिसिस की बात करें तो ये बिजनेस के एनवायरनमेंट को ही हम यहां पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को ही एनालाइज करने का काम यहां पे
करते हैं। ओके, अब ये बोलते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस से हमें उन सभी फैक्टर की नॉलेज होती है जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और बिजनेस का उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ध्यान देना, मतलब जब आप बिजनेस एनवायरमेंट को क्या करोगे, एनालाइज करोगे, तो उससे आपको पता चलेगा वो सारे फैक्टर्स की नॉलेज होगी जो आपके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, और वो फैक्टर आपके कंट्रोल में भी नहीं है। उन सभी फैक्टर को हम लोग जो है वो बोलते हैं these all are considered in the business एनवायरमेंट। अब आप ये बोलोगे सर इंटरनल फैक्टर जो होते हैं वो भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो तो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। यस, कंट्रोल में होते हैं। तो क्या सर वो बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होते? नहीं होते। ये बचपन से हम लोग जो है वो मिस्टेक करते आते हैं। आपने +2 के अंदर भी पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरमेंट, और आपने ये पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड बोथ इंटरनल एनवायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल। लेकिन जब कभी भी आप एकदम सटीक डेफिनेशन पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरमेंट का, तो उसमें ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर और ऑल दोज फोर्सेस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस, जिनका बिजनेस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, एंड दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। बट अगर बात करूंगा मैं इंटरनल एनवायरमेंट का, तो भाई इंटरनल एनवायरमेंट तो बिजनेस के कंट्रोल में होता है। जी होता है। तो क्या सर वो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? नहीं है। इंटरनल एनवायरमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। तो सर भी पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि जब आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को पढ़ोगे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या होता है सर? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हमको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर अपने को पता चलेगा थ्रेट्स के बारे में। तो उन अपॉर्चुनिटी को अगर आपने ग्रैब करना है या उन थ्रेट्स से अगर आपको बचना है, तो वो बच सकते हो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेस पर। इसीलिए कंपनी के सामने अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ भी है या नहीं है, और उसके लिए इंटरनल एनालिसिस किया जाता है। अब अगर कभी कोई पूछे ना प्लीज एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, तो आप क्या बोलोगे? बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल दोस फैक्टर, वो सभी फैक्टर जो बिजनेस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, और लेकिन बिजनेस का उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बात समझ में आया क्या जी? इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले जो फैक्टर ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं पता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। आइए, एनवायरमेंटल एनालिसिस से हमें उन सभी फैक्टर की नॉलेज होती है जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लेकिन और बिजनेस का उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, अब कंपोनेंट की अगर बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हम दो तरह के कंपोनेंट पढ़ते हैं। एक तो होता है जी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, एक है जी कौन सा? एक्सटर्नल। सर अभी तो आपने बताया इंटरनल तो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो सर लिखा क्यों है? कुछ चीज है, बताता हूं। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए कुछ बातें हैं, समझना। इंटरनल एनवायरनमेंट से इससे बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस की नॉलेज होती है। जब आप इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो तो उससे आपको बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस की आपको नॉलेज होती है, बट इसे बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के अंदर हम लोग जो है वो इंक्लूड नहीं करते। तो जब कभी भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हो तो वहां पे आप इंटरनल एनवायरनमेंट को कभी भी कंसीडर नहीं करोगे। वाई? क्योंकि सर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोलेबल होता है। क्या है? कंट्रोलेबल, मतलब बिजनेस इसको कंट्रोल कर सकता है। और बिजनेस एनवायरनमेंट में सिर्फ वही फैक्टर आते हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कोई भी इंपैक्ट, मतलब जिनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। बिजनेस को इंपैक्ट तो डालते हैं लेकिन बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब जो अनकंट्रोलेबल है, ये सब आएगा आपका किसमें? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। बात समझ में आएगा क्या? बोलो जी सर। चलो, तो ये जो हो गया आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में अपने को क्या होती है? नॉलेज होती है। और ये जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि आपका अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि आप इसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बिजनेस इसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जी आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक है कौन सा? मैक्रो। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसको प्यार से हम और किस नाम से पुकारते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम लोग टास्क एनवायरनमेंट, माइक्रो को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, माइक्रो को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ओके, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सोसाइटल एनवायरनमेंट, या इसको बोलते हैं रिमोट एनवायरनमेंट, या इसको बोलते हैं जनरल एनवायरनमेंट। ओके, और जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली फोर्सेस का जब आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट जो पड़ता है ना, वो इंपैक्ट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। मतलब जो भी इंपैक्ट पड़ा उसके ऊपर आपको डायरेक्ट एक्शन लेना होता है। लेकिन अगर मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर जो है उनका अगर आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो उनका जो है वो क्या? इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट होता है। अब ये बात समझना, माइक्रो और मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है।
बोलो हाँ जी सर, इंपैक्ट पड़ रहा है तभी तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं जी। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके दो तरह के फैक्टर्स आ गए, एक है माइक्रो एक है मैक्रो, लेकिन इन दोनों फैक्टर का बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता है। जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, देखो इन दोनों ही फैक्टर का आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बट जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर ना, इनका बिजनेस पे क्या पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा और बिजनेस को उनके ऊपर एक्शन लेना होता है डायरेक्टली। और जो आपके मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं इनका भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इनका इंपैक्ट जो है डायरेक्टली नहीं पड़ता है। पड़ता दोनों का है, बस फर्क ही है, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर का इंपैक्ट एकदम डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। और एक खास बात और बताऊं, ये इसमें जो फोर्सेस आती है माइक्रो के अंदर, वो कुछ हद तक एक लिमिट तक जो है बिजनेस उनको कंट्रोल कर सकता है। अब माइक्रो के अंदर आएगा, जैसे आपका सप्लायर हो गया, आपका सप्लायर हो गया, मीडिया हो गया, ये सब फैक्टर जो है ना, ये सब किसका पार्ट है, माइक्रो का। अब बताओ आपके सप्लायर का क्या आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर जो हमारा सप्लायर जो है अगर रेट बढ़ा देगा तो सर हमारे कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, है या नहीं। और अगर आपका सप्लायर जो है रेट को कम कर देगा तो फिर क्या होगा सर, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बट डायरेक्टली पड़ेगा, डायरेक्टली पड़ेगा। इसीलिए इसको हम टास्क एनवायरमेंट भी बोलते हैं। माइक्रो एनवायरमेंट को हम लोग जो है वो टास्क एनवायरमेंट या ऑपरेटिंग एनवायरमेंट या स्पेसिफिक एनवायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस जो होती है ना, उनका हर बिजनेस पे अलग अलग तरीके से जो है वो इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन वही अगर बात करूंगा मैक्रो एनवायरमेंट का, पढ़ेंगे इन सब के बारे में, एक बार ऊपर से देख रहे हैं। मैक्रो एनवायरमेंटल के अंदर जो भी फोर्सेस होती है उनका भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल इसके अंदर आता है आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो मान लीजिए यूएस की गवर्नमेंट के साथ में कोई ठेका कर लिया और ये बोल दिया कि अब इंडियन प्रोडक्ट जो है वो बाहर डायरेक्टली जा सकते हैं, तो क्या उसका आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ जी पड़ेगा, इंपैक्ट तो पड़ेगा, बट उतना खास नहीं। अगर मान लो आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली ओनली इंडिया में ही है, तो फिर क्या आपके ऊपर खास इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं। लेकिन ग्लोबली इंपैक्ट पड़ सकता है। कैसे, अगर आपका बिजनेस बाहर भी होता तो इंपैक्ट पड़ सकता है, अब आपकी सेल बाहर भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, माइक्रो फोर्सेस चाहे मैक्रो फोर्सेस, दोनों ही फैक्टर का हमारे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा है, बट माइक्रो का डायरेक्टली पड़ता है, मैक्रो का इनडायरेक्ट तरीके से पड़ेगा। बात समझ में आया क्या जी सर। चलो जी, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन दे रखा बिजनेस का, मुझे लगता है अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप ही मुझे पढ़ा दोगे। बिजनेस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। बोलते हैं बिजनेस क्या है, बिजनेस, द वर्ड बिजनेस इज इन लिटरल सेंस में अगर पढ़े तो इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर एक पर्सन जो है बिजी होता है। आगे, इट इज एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी दैट वन कैन बी बिजी अबाउट, बट इन इकोनॉमिक सेंस में अगर बात करें तो बिजनेस का मतलब है वो सभी ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म, जिनको परफॉर्म किया गया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। वो सब बिजनेस एक्टिविटी जिनको परफॉर्म किया जाता है क्या करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी आएगा जिनको कंडक्ट किया जाता है क्या करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन और परचेज ऑफ द गुड्स फॉर सेल। तो उसमें ये सब एक्टिविटीज जो है वो आती है। बाकी एक बार रीडिंग कर लेना, सिंपल से, एग्जाम के लिए कोई खास रेलिवेंट नहीं है, लेकिन डाल दिया मैंने, एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। हमारा काम शुरू हो रहा है यहां से। आओ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे आप बोल दो, एक बार नटशेल में कंप्लीट कर दो सर। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सभी फैक्टर या वो सभी फोर्सेस को हम लोग स्टडी करते हैं जिनका हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और वो फैक्टर हमारे बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं है। मतलब बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता अपने एक्शन से, बल्कि बिजनेस को क्या करना पड़ता है, उन फोर्सेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। बिजनेस को इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। मतलब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन फोर्सेस को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। आइए पढ़ते हैं। बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू दोस एस्पेक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगे वो सब एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज विच हैज इन्फ्लुएंस, जिनका क्या है, इन्फ्लुएंस है, जिनका प्रभाव पड़ता है, जिनका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ऑन द, किसके ऊपर, फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव भी कर सकती है और ग्रो कर सकती है ओनली व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूसली एंड क्विकली अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट। बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तभी कर सकती है अगर वो बदलते एनवायरमेंट के साथ खुद को भी क्या करे, चेंज करे। अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हो
तो इसका मतलब आप जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो बोलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव और ग्रो तब कर सकती है व्हेन इट कंटिन्यूअसली, जब वो कंटिन्यूअसली और क्विकली जो है वो क्या करती है, अडेप्ट करती है टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। वी आर लिविंग इन द डायनेमिक वर्ल्ड, हम जो है वो इस तरह के एक वर्ल्ड में जी रहे हैं जो कि कैसे डायनेमिक और वाइब्रेंट है। डायनेमिक है, इसका लगातार उन पे क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। बोलता है सॉरी, वी आर लिविंग इन द डायनेमिक वर्ल्ड विच इज अंडरगोइंग ए रैपिड चेंज, हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पे जो फैक्टर्स है वो लगातार क्या हो रहे हैं, रैपिडली जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। जैसे टेक्निक देखिएगा कितना लगातार क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ द न्यू आइडिया, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस एंड द न्यू टेक्नोलॉजी। कैथ डेविस ने ऑब्जर्व किया डेट बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीगेट है उन सभी कंडीशंस का, उन सभी इवेंट्स का एंड इन्फ्लुएंसेस का डेट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बिजनेस डज नॉट फंक्शन इन वैक्यूम, बोलता है बिजनेस कभी भी वैक्यूम के अंदर जो है फंक्शन नहीं कर सकता, मतलब बिजनेस अकेले कभी भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में मिलकर बिजनेस को परफॉर्म किया जाता है। इट इज अफेक्टेड, बिजनेस अफेक्टेड होता है बाय द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। दीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरमेंट। ये जो दोनों फैक्टर है ना, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इन दोनों को मिला के बनता है बिजनेस एनवायरमेंट। लेकिन आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि भाई इंटरनल एनवायरमेंट को तो कंसीडर करते ही नहीं है। द इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर आर विद इन द कंट्रोल, ध्यान देना इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के क्या होते हैं, कंट्रोल में है। जैसे बिजनेस की पॉलिसी इंटरनल फैक्टर है, वो आपके कंट्रोल में है। बिजनेस की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल फैक्टर लाइक इकोनॉमिक एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये सब फैक्टर वो हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से कंपटीशन एक एक्सटर्नल फैक्टर है विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है बिजनेस को, लेकिन ये बियॉन्ड है द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, लेकिन ये इसका बिजनेस के ऊपर, मतलब बिजनेस का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। दी सक्सेस जो है ना बिजनेस की, वो लाई करती है किसके ऊपर, एक बिजनेस सक्सीड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को क्या कर लेता है, अडेप्ट करता है। तो बोलता है सक्सेस जो है बिजनेस का लाई इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड अडेप्टिंग इट्स बिजनेस पॉलिसी अकॉर्डिंगली। दिस सराउंडिंग जो है ना बिजनेस एंटरप्राइज का विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो सराउंडिंग है बिजनेस एंटरप्राइज की जो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैरी विद देम बोथ अपॉर्चुनिटी, जो सराउंडिंग है मतलब जो फैक्टर्स हैं जो लगातार क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो ये दोनों चीजें लेके आते हैं। ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं और बिजनेस के लिए रिस्क या थ्रेट को भी लेकर आते हैं, विच कैन मेक द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। सक्सेस जो है बिजनेस एंटरप्राइज का डिपेंड करता है ऑन अलर्टनेस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट। तो अगर आप बदलते एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज कर लोगे, बदलते एनवायरमेंट के साथ आप जो है अगर आप अलर्ट हो जाओगे और अपने आप को उसके हिसाब से एडॉप्ट कर लोगे, अडेप्ट कर लेंगे, तो फिर आप जो है वो बिजनेस में सक्सीड कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब आगे बोलता है एन ओपन सिस्टम जो वर्क करता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ओपन सिस्टम का मतलब बिजनेस, तो बोलता है बिजनेस जो है वो काम करता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो उसका पीडीएफ में आपको जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा अभी, ठीक है ना। अभी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सिंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम, जैसा कि हम मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है, इट वर्क विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, जो अब एक बिजनेस के कंटेक्स्ट में काम करती है, विच इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें क्या आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फैक्टर दैट लाई आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट दैट अफेक्ट इट्स वर्किंग। जो बिजनेस के कंट्रोल से क्या है बाहर है, लेकिन उनका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो वो सब आते हैं आपके किसमें, एनवायरनमेंट में। दैट मींस कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ओनली कौन से आएंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके अंदर बेसिकली आपके माइक्रो भी और मैक्रो भी आएंगे। चलो जी, अब एनवायरनमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या हो एक बार वो देख लेते हैं। तो बोलता है सबसे पहले ये है टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है वो क्या आएगा, ओनली एंड ओनली वो सब फैक्टर आएंगे जो कि बिजनेस के क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब इसके अंदर ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस को ही हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं। तो बोलता है एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज फोर्सेस विद व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट क्लोजली अफेक्ट इट्स वर्किंग डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंसर, कॉम्पिटिटर, ये सब माइक्रो फोर्सेस हैं, ठीक है। और वो फोर्स विद व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट रिमोटली अफेक्ट इट्स वर्किंग इनडायरेक्टली, इसके अंदर आएगा सारे के सारे आपके मैक्रो। और ये जो है ना ये सब कस्टमर, ये सब आपके क्या है, माइक्रो। आगे फिर तो सबसे पहले तो क्या हो गया आपका, अगर एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इसके अंदर जो है वो इंटरनल फैक्टर
जो आपके बिजनेस के कंट्रोल में, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओनली किसको, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसी को हम लेके चलते हैं। आगे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरडिपेंड हैं। आइए बोलते हैं डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट फैक्टर जो है एनवायरनमेंट के आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से क्लोजली क्या है, जुड़े हुए हैं। देयरफॉर दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड अफेक्ट ईच अदर। एग्जांपल बता रखा है, पॉलिटिकल फोर्सेस अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस को थ्रू चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होगा तो उससे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होगा और उसकी वजह से जो है पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे चेंज होंगे। या पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से जो है वो क्या होगा, पॉलिसीज, जैसे अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, पॉलिटिकल फैक्टर में आएगा आपकी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसी चेंज होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसी के साथ में आएगी, तो उसका जो है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो सभी के सभी फैक्टर एक दूसरे से जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। आगे, थर्ड इज द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने फैक्टर हैं वो सारे के सारे जो है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके की फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी। तो बोलते हैं एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी इज रेफर टू द हेट्रोजीनिटी एंड रेंज ऑफ एक्टिविटी विच आर रेलिवेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। दस मोर डाइवर्स द रेलिवेंट एनवायरमेंटल एक्टिविटी एंड मोर दीज आर द हायर इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितना डाइवर्स होगा एनवायरमेंटल एक्टिविटी, जितनी डाइवर्स होगी, जितनी ज्यादा होंगी, तो उतना ही जो है आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो क्या आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक मीनिंग जो है वो ये हो गया कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, डाइवर्स है, उसमें अलग अलग तरह की फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगी। आगे फिर है वेरिएबिलिटी, मतलब जो ये फोर्सेस हैं वो क्या है, वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कभी भी एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहेगा, वो क्या है, वाइब्रेंट इन नेचर है, वो डायनेमिक इन नेचर है। तो ये जो फोर्सेस है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन देखना ये मद्देनजर आपको इस चीज पर रखनी है कि भाई चेंजेस किस रेट से हो रहे हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज का जो है वो इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। अगर रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज जो वो स्लोली है, चेंज हो रहा है, आराम से चेंज हो रहा है, तो आप उसके बेसिस प्रिडिक्शन कर सकते हो, उस एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो रेट ऑफ चेंज ऐसा है जो पता ही नहीं चल रहा अपने को, तो वो केस में अपने को बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो क्या बोलते हैं वेरिएबिलिटी में, द डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग का। इनफैक्ट द एनवायरमेंट बीइंग डायनेमिक, एनवायरमेंट जो है वो क्या है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज अ रेट ऑफ चेंज। लेकिन यहां पे जो मेन बात आपको फोकस करनी है, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज। यहां पे देखना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज विच इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, कि किस रेट से एनवायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कैसा वेरिएबल है, लगातार चेंज होते रहेगा, बट द मेन थिंग इज द रेट ऑफ चेंज, कितने रेट से वो चेंज होगा। देयर कैन बी लो और हाई रेट, हाई चेंज रेट, बोथ द लो एंड द हाई चेंज रेट्स कैन बी डिकोटमाइज, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिकोटमाइज का मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में बना सकते हैं इनटू स्टेबल एंड अनस्टेबल रेट। स्टेबल रेट होते हैं क्या, इन ए सिचुएशन व्हेन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिचुएशन आर चेंजिंग प्रिडिक्टिबली इन वैल्यू। स्टेबल जो है ना, ये स्टेबल रेट उसको बोलेंगे जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको पता है पहले से कि हाँ इतना ही रेट बढ़ेगा। लाइक अगर अब इन्फ्लेशन के नए टारगेट्स आएंगे, ठीक है, अब इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट जो है वो क्या होता है, बढ़ाते हैं हम थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ये है, अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे आपको लग रहा है कि 0.5% ही बढ़ेगा बैंक रेट, और बैंक रेट बढ़ा भी 0.5%, दैट मींस कि वो एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है जो स्टेबल नेचर का है। लेकिन आपने सोचा था 0.5 बढ़ेगा और बढ़ा दिया, मान लो आरबीआई ने जो है वो बैंक रेट को बढ़ा दिया 2% से 3% से, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल एनवायरनमेंट में वर्किंग करना हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो बोलता है ये जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल है, फोर्सेस लगातार चेंज होगा, बट द मेन कंसर्न इज कि कितने रेट से चेंज होगा, और वो रेट के किस रेट से चेंज होगा वो डिपेंड करता है स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टेबल रेट का मतलब क्या हो गया, जिसके बेस पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और प्रेडिक्शन आपकी ठीक भी बैठेगी। और जो अनस्टेबल है उसका मतलब क्या होगा, unstable rate take place when a situation is loose and erratic. The degree of variability in the environmental affect करता है organization functioning को by affecting the task performance. More is the variability in the environment, जितना environment के अंदर variation क्या होगी, ज्यादा होगी, more will be the uncertainty in the task performance, उतना ही uncertainty क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो जितना वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो भाई वो एनवायरनमेंट बहुत ही खराब हो जाएगा और उसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करना हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। ठीक है ना, आप कोई पॉलिसी बना रहे हो पास को ध्यान में रख के और गवर्नमेंट जैसे अगले दिन कुछ चेंज कर दे, आप कैसे काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अनसर्टेनिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक इफेक्ट जो है ना अनसर्टेनिटी का वो है इज टू लिमिट लगा देना द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्री प्लान और टू मेक डिसीजन अबाउट द एक्टिविटी इन एडवांस ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। तो अगर मान लो स्टेबल है तो आप पहले से जो है अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये चेंजेस होगा, उसको आप पहले से कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर अनस्टेबल एनवायरनमेंट में अगर आप बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे बिजनेस की प्लानिंग करना हमारे लिए बहुत ही जो है वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि अगले ही पल के अंदर क्या हो जाए। तो ये भी एक आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसका, आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले नंबर पे टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फोर्सेस आएंगे वो सारी ओनली कौन सा होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करेंगे। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब वो सब फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फैक्टर आएंगे वो सभी के सभी फैक्टर एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरडिपेंड है। थर्ड, कॉम्प्लेक्सिटी। जितने भी फैक्टर वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, डाइवर्स है, बहुत अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हेट्रोजिनिटी ऑफ फैक्टर देखने को मिलेगा। एंड लास्ट इज द वेरिएशन। इसका मतलब जो भी फोर्सेस हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो लगातार क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे और उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। ओके जी सर। अब ना एक बात ध्यान देना, यहां पे आओ। एक होता है सिंपल एनवायरनमेंट और एक टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। ये सिंपल और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट जो डिपेंड करते हैं 2 बातों पे, एक है डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एक है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। ये देखो हमने यहां पे पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी है थर्ड, जो किसके बारे में बात कर रहा है, हेट्रोजिनिटी। ठीक है, हेट्रोजिनिटी ऑफ फैक्टर्स या ऑफ फोर्सेस। और एक है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। इसका मतलब जो है वो क्या, वेरिएशन का मतलब क्या, चेंजेस इन फोर्सेस। ओके, अब एक बात ध्यान देना, सिंपल या टर्बुलेंट एनवायरनमेंट की जब भी बात होगा तो ये हम यहां पे जो है किस एनवायरनमेंट को सिंपल एनवायरनमेंट बोलेंगे और किस एनवायरनमेंट को टर्बुलेंट एनवायरनमेंट बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा 2 चीजों पे। एक तो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे और एक डिपेंड करता है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। अगर मान लो आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ही कम है, मतलब हेट्रोजिनिटी है ही नहीं, होमोजिनिटी है, फोर्सेस अलग अलग तरह की है ही नहीं, लगभग एक जैसे फैक्टर्स हैं, तो वो एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, वहां पे काम करना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि प्रिडिक्शन कर सकते हो। ऐसे एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, सिंपल एनवायरनमेंट। ध्यान देना, क्या बोलोगे, सिंपल। तो सिंपल एनवायरनमेंट कौन सा हो गया सर, सिंपल एनवायरनमेंट वो है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जितना एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, जितना फैक्टर्स में हेट्रोजिनिटी आता रहेगा, तो वो क्या होगा सर, वो हो जाएगा अपना टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में जो है वो काम करना बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है। क्या है, डिफिकल्ट है, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो आप क्या चाहोगे, आप किस एनवायरनमेंट काम करना चाहोगे, सिंपल में या टर्बुलेंट में? सर ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी काम करते हैं तो पहले कुछ स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, और स्ट्रेटजी सर तभी बना पाएंगे जब एनवायरनमेंटल का एनालिसिस प्रॉपर्ली कर पाएंगे। और सर सिंपल एनवायरनमेंट वो है जो लगातार चेंज नहीं होता है, जिसमें चेंज होगा लेकिन स्टेबल रेट से चेंज होगा, तो सर ये एनवायरनमेंट बढ़िया है। लेकिन जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है ये तो कभी भी चेंज हो जाएगा, तो ऐसे एनवायरनमेंट में सर हम काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और दूसरा क्या, वेरिएबिलिटी। अगर रेट ऑफ चेंज जो है, वेरिएशन का मतलब यहां पे क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत ही क्या है, लो है, मतलब चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ही कम रेट से चेंज हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट को बोलेंगे हम लोग क्या, सिंपल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऐसा है जो बहुत ही हाई रेट से हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही हाई रेट से हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। क्या बोलोगे, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेरिएबिलिटी के बेस पर एनवायरनमेंट को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कौन सा, टर्बुलेंट। सिंपल एनवायरनमेंट वो है जो जिसमें डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी लो है और डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी भी क्या है, लो है। और वाइब्रेंट टर्बुलेंट एनवायरनमेंट वो है जिसके अंदर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई है और डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी भी क्या है, हाई है। आइए, सिंपल एनवायरनमेंट क्या है, बोलते सिंपल एनवायरनमेंट इज वन विच हैज होमोजीनियस एनवायरमेंटल फैक्टर। बोलते सिंपल एनवायरनमेंट वो है जिसके अंदर कैसे आपको होमोजीनियस एनवायरमेंटल फैक्टर देखने को मिलेंगे, मतलब लगभग एक जैसे फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, विद स्लो चेंज, और चेंजेस भी कैसा रहेगा, स्लो, मतलब वेरिएशन भी क्या रहेगा, स्लो रहेगा। इट इज द फॉलोइंग फीचर, सिंपल एनवायरनमेंट के ये फीचर है। पहला, देयर इज हाई डिग्री ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यहां पे प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। दूसरा, हिस्टोरिकल स्ट्रेटजी जो है वो बढ़िया तरीके से यहां पे भी काम करती है। ओके, तीसरा, रेट ऑफ ग्रोथ जो है इंडस्ट्री का वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रापोलेटिव, मतलब आप उसको जो है वो कंप्यूट कर सकते हो। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लिंक है विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। तो जो आपका सिंपल एनवायरनमेंट है उसमें ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वही अगर बात करूंगा टर्बुलेंट एनवायरनमेंट का, तो उसमें क्या होगा भाई, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट तो वो है जहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा रेट से हो रहे हैं, जहां पे फोर्सेस जो है वो क्या हेट्रोजीनियस है। तो वहां पे क्या होगा, टर्बुलेंट एनवायरनमेंट इज वन विच इज हेट्रोजीनियस एनवायरमेंटल फैक्टर एंड द रेट ऑफ चेंज इन दीस फैक्टर इज क्वाइट फास्ट, और वहां पे रेट ऑफ चेंज बहुत ही क्या फास्ट है। टर्बुलेंट एनवायरमेंट के ये फीचर है। पहला, एनवायरमेंट इज हाईली अनसर्टेन, इस तरह का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही क्या है, अनसर्टेन है। सेकंड, एनवायरमेंट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ये जो एनवायरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, फुल ऑफ सरप्राइजेस रहेगा, लगातार बारी बारी कुछ कुछ नई नई चीजें आपके सामने आती रहेंगी। ग्रोथ रेट जो है इंडस्ट्री का उसको आप कंप्यूट नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल स्ट्रेटजी जो है वो यहां पे कभी भी काम नहीं करेंगी, वो हमेशा सस्पेक्ट की नजर में उसको देखा जाएगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट नेसेसरी फॉलो द इंडस्ट्री ग्रोथ, और आपकी कंपनी जो है वो उसी रेट से ग्रो करे जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रो करिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आएगा जी। तो पेपर में ये पूछ सकता है कि भाई टर्बुलेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप समझ जाना टर्बुलेंट एनवायरनमेंट का मतलब अगर एनवायरनमेंट जो है मोर कॉम्प्लेक्स है एंड मोर वेरिएबल है तो बोलेंगे टर्बुलेंट। और सिंपल एनवायरनमेंट का मतलब अगर आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें आने वाली जो फोर्सेज है होमोजीनियस नेचर की है और लेस वेरिएबल है, तो फिर उस एनवायरनमेंट को बोलेंगे हम लोग क्या, बोलो 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 सर, ऐसे एनवायरनमेंट को बोलेंगे हम लोग क्या, सिंपल एनवायरनमेंट। ओके, अब है बिजनेस एनवायरनमेंट के अपने दो कंपोनेंट होते हैं, आपको मैंने बताया था, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट से पता चलेगा बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस के बारे में, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पता चलेगा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और बिजनेस के थ्रेट के बारे में। ओके, अब एक एक करके अपने को पढ़ना है। सबसे पहले हम आज की क्लास में जो कवर करेंगे दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। आइए पहले इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड इंटरनल फैक्टर, भाई इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे वो सब इंटरनल फैक्टर बिजनेस के विच कैन बी कंट्रोल्ड, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा। ओके, इट रेफर टू एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एस्टेब्लिश होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, इसमें आएगा मैनेजरियल पॉलिसी, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप हो गया, ब्रांड इमेज एंड द कॉर्पोरेट इमेज हो गया, फिजिकल रिसोर्स हो गया इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद द बिजनेस, विजन हो गया, थिंकिंग और टॉप मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। इन शॉर्ट में अगर बात करें तो बोलता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा 5M, क्या आएगा 5M, जिसके अंदर मैन, मटीरियल, मनी, मशीनरी और मैनेजमेंट, ये 5M को हम इंक्लूड करते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए ना हम लोग एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वैल्यू चेन अप्रोच, वो भी आगे देखेंगे। आगे आओ, बोलते थे कंपोनेंट जो है ना इंटरनल एनवायरनमेंट के आर यूजुअली विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, जो भी फैक्टर्स आते हैं, वो सब बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं। क्वालिटी जो है ह्यूमन रिसोर्स का एक कंपोनेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट का, इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द बिजनेस यूनिट। अगर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो स्किलफुल है और कमिटेड अपने काम को लेकर के, ठीक है, देन इट कैन टेक द बिजनेस टू द बिग हाइट, तो बिजनेस को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये वर्कर आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अगर वर्कर ऐसे जो बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं है, अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, अपने खुद की कैपेबिलिटी से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, देन देयर एफिशिएंसी विल गो डाउन, दे मे इवन गो ऑन द स्ट्राइक और इट मे बैडली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टडी करना चेंजेस को इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाई ऑन द मैनेजर, डायरेक्टर, टॉप ऑफिशियल। अगर डायरेक्टर जो है बिजनेस के हैव द ब्रॉड विजन है उनका और क्रिएटिव थिंकिंग वाले, देन दे कैन फोरसी, तो वो फ्यूचर के में होने वाले चेंजेस को पहले से अंदाजा लगा सकते हैं इन द एनवायरनमेंट एंड कैन फ्रेम द अप्रोप्रिएट पॉलिसी वेल इन टाइम। मार्केटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग R&D एक्टिविटी आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर कंपनी जो है इज गुड एट रिसर्च, अगर कंपनी ऐसे जो रिसर्च में मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर बहुत बड़ी है, इट कैन टेक एन एज ओवर कंप्यूटर एंड गेट लार्जर मार्केट शेयर। अवेलेबल फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब भी जो है इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर बिजनेस एंजॉय करता है सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स, अगर बिजनेस पे अच्छा पैसा है, इट कैन अफोर्ड टू स्पेंड मोर ऑन द रिसर्च एंड द प्रमोशनल एक्टिविटी। तो ये सब फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में है, इन सब फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनालिसिस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो डील करता है विद द इन्वेस्टिगेशन करना एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में।
तो जब कभी भी आप इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ने से आपको पता चलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक बिजनेस की स्ट्रेंथ और बिजनेस की वीकनेस के बारे में। आगे, बाय फोकस ऑन द फैक्टर विच आर रेलिवेंट टू इट। ये जो एनालिसिस है, जो इंटरनल एनालिसिस होता है, इट कैन बी ईदर ऑन अ स्पेसिफिक टाइम बेसिस, या तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे करोगे, या ऑन द बेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द सेम फैक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इंटरनल एनालिसिस की ना कई सारी अप्रोच होती हैं। एक है रिसोर्स बेस्ड व्यू, एक है व्यू फ्रेमवर्क, एक है वैल्यू चेन, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। आपने को ज्यादा मत्था नहीं मारना, लेकिन यहां पे जो ये है अपनी थर्ड वैल्यू चेन एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जरूर आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है हमारा, इंटरनल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए हम लोग एक अप्रोच को यूज करते हैं, एंड दैट अप्रोच इज नोन एज अ वैल्यू चेन अप्रोच। अब वैल्यू चेन एनालिसिस या वैल्यू चेन अप्रोच क्या बोलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना। वैल्यू चेन अप्रोच ये बोलती है कि एक बिजनेस में, ध्यान देना, बोलते हैं बिजनेस में होने वाली जो भी एक्टिविटीज हैं, एक बिजनेस में होने वाली कंडक्ट की जाने वाली एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होंगी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी और एक होंगी आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी। ध्यान देना, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या बोलता है। पहली बात तो वैल्यू चेन एनालिसिस एक टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है सर? वैल्यू चेन एनालिसिस टेक्निक है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की। समझना बात को, बोलता है वैल्यू चेन एनालिसिस है वो एक टेक्निक है। क्या करने की टेक्निक है? हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करने की, एनालाइज करने की टेक्निक है। ठीक है जी। अब वैल्यू चेन एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बोलता है? वैल्यू चेन एनालिसिस ये बोलता है कि एक बिजनेस के अंदर कंडक्ट की जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम दो पार्ट में जो है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक होंगी प्राइमरी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, और इस मेन एक्टिविटी को सहारा देगी सपोर्टिंग एक्टिविटी। मैं दोबारा एक बार क्लियर करता हूं। वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसी अप्रोच है, वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसी अप्रोच है जिसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए। ठीक है सर, आगे समझ में। अब इसमें होता क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो क्या करता है, बिजनेस के अंदर कंडक्ट किए जाने वाले जितनी भी एक्टिविटीज है उनको दो पार्ट में बाइफरकेट कर देगा। उनको दो पार्ट में जो बाइफरकेट किया, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और एक होती है सपोर्टिंग एक्टिविटी। ओके जी सर, आइए देखते हैं, अब इसको पढ़ेंगे। बोलते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है एक चेन ऑफ एक्टिविटीज को। दीज एक्टिविटी आर इंटररिलेटेड, और ये जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। एंड ईच एक्टिविटी क्रिएट वैल्यू, और हर एक्टिविटी जो है वो वैल्यू क्रिएट करने का काम करती है, इंपोर्टेंट टू द होल चेन। वैल्यू चेन एनालिसिस कोशिश करता है टू मेजर हाउ ईच एक्टिविटी इन द चेन इज क्रिएटिंग वैल्यू। और वैल्यू चेन एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हर एक एक्टिविटी जो की जा रही है उससे कैसे बिजनेस को वैल्यू रिसीव होती है। पोर्टर, माइकल पोर्टर जो थे, उन्होंने ये वैल्यू चेन अप्रोच जो प्रोवाइड किया था। पोर्टर हु पायनियर द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, उसने आइडेंटिफाई किया 9, टोटल मिला के पोर्टर ने 9 स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट एक्टिविटी बताया, जिसको उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 एक्टिविटी, टोटल कितनी है 9 में से 5 और 4, 5 तो कर दी प्राइमरी एक्टिविटी और 4 कर दी सपोर्टिंग एक्टिविटी। तो बोलते हैं 9 strategically relevant activity that create value and involve cost in the organization. These 9 value creating activity can be grouped into 2 broad category. एक है प्राइमरी और एक है कौन सा, सपोर्ट एक्टिविटी। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका कौन सा, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर की जाने वो एक्टिविटी है जिसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रॉ मेटेरियल से फिनिश गुड बनाने का काम करते हैं। बेसिकली यहां पे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी आर दोस दैट आर इन्वॉल्व इन क्रिएशन। ध्यान देना, प्राइमरी एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटी आएंगी जिनको हम लोग यूज करते हैं क्या करने में, एक प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करने में, क्रिएट करने में। ध्यान दो, प्राइमरी एक्टिविटी आर दोस दैट आर इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है, इन क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, तो किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने में, किसी भी सर्विस को रेंडर करने में जिस एक्टिविटी को हम लोग लेके चलते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। आइडेंटिफाई करना प्राइमरी एक्टिविटी रिक्वायर द आइसोलेशन ऑफ द एक्टिविटी दैट आर टेक्नोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली डिस्टिंक्ट। पोर्टर ने क्लासिफाई किया इन प्राइमरी एक्टिविटी को 5 ग्रुप में। सबसे पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक, एक एक करके बता देता हूं। बाहर से जो भी फिजिकल मूवमेंट होता है गुड्स का, कोई भी चीज बाहर से अपनी कंपनी में लाना, उसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। बाहर से कोई भी चीज जब अपनी कंपनी में आती है तो उसको बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है कंपनी में, इनबाउंड लॉजिस्टिक। कैपिटल गुड्स बाहर से आ रही है कंपनी में, इनबाउंड लॉजिस्टिक। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या आएगा, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ एनीथिंग
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनबाउंड में अब क्या आएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक इन्वॉल्व रिसीव करना, बिजनेस के अंदर आ रहा है ये। इनबाउंड का मतलब क्या है, ये बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं इनबाउंड। और अगर ये तो है इनबाउंड लॉजिस्टिक, और बिजनेस से अगर ये बिजनेस है, अगर बिजनेस से बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक इन्वॉल्व रिसीव करना, स्टोर करना, डिसेमिनेट करना वेरियस इनपुट को विद ए पर्पस टू ट्रांसफॉर्म देन इनटू द आउटपुट। एक्टिविटी रिलेटेड टू द इनबाउंड लॉजिस्टिक आर, अब इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। आपको जो याद करके जाना वो ये है। सबसे पहला वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर जो है हमने क्या किया, हमने बिजनेस के अंदर कंडक्ट की जाने वाली एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका बोलो प्राइमरी, एक सपोर्टिंग। अब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो भी एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी वो कितने तरह की है, 5। पहले नंबर पे क्या आ गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक का खेल क्या है, तो बोलता है इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर आएगा वो सब एक्टिविटी जिसके अंदर हम जो है बाहर से आने वाले गुड्स को या कैपिटल गुड्स को या फिर रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। अब इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर एक बिजनेस क्या क्या करते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है ट्रांसपोर्टेशन, इनबाउंड लॉजिस्टिक में आता है मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब बाहर से जब रॉ मटेरियल आपके पास में आ गया, अब आप क्या करोगे सर, अब हम उससे क्या करेंगे, फिनिश को बनाने के लिए काम करेंगे। अब उसके ऊपर आप लगाओगे ऑपरेशंस। तो सेकंड जो एक्टिविटी है दैट इज द ऑपरेशन। ऑपरेशन इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटी थ्रू विच इनपुट आर ट्रांसफॉर्म्ड। ऑपरेशन में आएगा वो सब एक्टिविटी जिससे क्या होगा, इनपुट्स को क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू द आउटपुट। विच एन ऑर्गेनाइजेशन सेल, जिसको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सेल करती है। द एक्टिविटी इन ऑपरेशन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, जो भी आपका रॉ मटेरियल आ गया, अब उस रॉ मटेरियल को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो प्रोसेसिंग का सारा काम जो है वो आता है किसके अंदर, आपके ऑपरेशन में। और जब प्रोसेसिंग कर दिया तो क्या होगा, अब रॉ मटेरियल जो है उस पे आपने प्रोसेसिंग कर दिया, उस पे आपने ऑपरेशंस लगा दिया, अब वो रॉ मटेरियल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनिश गुड्स में। तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब वो सामान बन के बाहर जाएगा, तो अब सामान बन के बाहर जा रहा है तो आउटबाउंड। जब बाहर से कोई चीज कंपनी में आई, इनबाउंड, बन गई यहां पे, बन के बाहर जाएगी तो आउटबाउंड। अब आउटबाउंड में क्या आएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक आर रिलेटेड टू फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट विच आर इन सेलेबल फॉर्म। वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू द आउटबाउंड लॉजिस्टिक आर कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रिपेयर करना, डिलीवरी शेड्यूल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब क्या करना है, अब आपने अपने सामान को बेचना है। बेचने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी कस्टमर है उनको इंड्यूस करना पड़ेगा, उनको ललचाना पड़ेगा ताकि वो आपके सामान को परचेज करे। उसके लिए जो एक्टिविटी की जाती है वो है चौथे नंबर पे मार्केटिंग एंड सेल। इसमें क्या आएगा, मार्केटिंग एंड सेल्स इन्वॉल्व इंड्यूस करना, कस्टमर को प्रेरित करना टू बाय द प्रोडक्ट एंड कन्वर्टिंग देयर इंटेंशन टू बाय इनटू द एक्चुअल सेल। यह आएगा आपका मार्केटिंग एंड सेल्स में। और इसके अलावा कस्टमर ने सामान तो परचेस कर लिया, अब उसके बाद में उसको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, यह सब आएगा किसमें, सर्विसेज में। एक्टिविटी रिलेटेड टू द सर्विस एम एट क्रिएटिंग वैल्यू टू द कस्टमर एंड मे इंक्लूड वेरियस फैसिलिटी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विस, सप्लाई ऑफ पार्ट, ट्रेनिंग टू कस्टमर एंड सो ऑन। यह आएगा किसमें, सर्विसेज में। तो बेसिकली वैल्यू चेन अप्रोच के अंदर जो पहला वैल्यू चेन अप्रोच के अंदर हमने क्या किया, एक बिजनेस में कंडक्ट की जाने वाली एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है प्राइमरी, एक है सपोर्टिंग। प्राइमरी एक्टिविटी की अगर बात करें तो उसके अंदर टोटल मिला के कितनी आएंगी, 5। पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा आउटबाउंड, चौथा मार्केटिंग एंड सेल और पांचवा क्या हो गया, सर्विस हो गया। ये जो पांचों एक्टिविटी है इनको हम कोर एक्टिविटीज बोलते हैं। The primary activity are core. ये core है to an organization for creating value, though they may differ from industry to industry in terms of their इंपोर्टेंस, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो क्या होती है, इंपोर्टेंस के बेस पर क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन इनको कोर बोला जाता है। दीज आर द कोर एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी बोल दो या कोर एक्टिविटी बोल दो। इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है वो है आपकी कौन सी, सपोर्टिंग। इसके अंदर टोटल मिला के कितने आएंगे, 4। सपोर्टिंग एक्टिविटी वो है जो प्राइमरी एक्टिविटी को अपना काम ऑनगोइंग बेसिस पे करने में क्या करती है, मदद करती है। आइए, सपोर्टिंग एक्टिविटी आर दोस दैट प्रोवाइड सपोर्ट। नाम पे चले जाओ, सपोर्टिंग कौन सी है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी इन वैल्यू चेन। दीज सपोर्ट एक्टिविटी आर रेलिवेंट टू ऑल प्राइमरी एक्टिविटी। फर्दर सपोर्ट एक्टिविटी फैसिलिटेट करती है परफॉर्मेंस ऑफ अदर सपोर्ट एक्टिविटीज को इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज एक्टिविटी आर फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया एंड प्रोक्योरमेंट हो गया। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक फर्म का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्म के पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो बट नेचुरल है कि उसका काम जो है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये जो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा।
तो फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व लाइक एक्टिविटीज एज जनरल मैनेजमेंट, आपकी अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल, सेक्रेटरियल, strategic planning and all other decoupled from specific primary or support activity but essential to the entire value chain operation. ये सब आएंगी किसमें? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड में आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो सेकंड सपोर्टिंग एक्टिविटी है, इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बोलता है इन टुडे कंपिटिटिव वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड एज ए कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएटर, therefore most of the organization have emphasized their human resource management which include, अब यहां पे हम क्या आएगा? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम करेंगे, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की क्या करना? प्लानिंग करना, उसको रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, डेवलपमेंट करना, डिप्लॉय करना ह्यूमन रिसोर्स को, और रिटेन करना ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो सेकंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तीसरा जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है वो क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली ये आएगा, अगर आपकी टेक्निक जो है वो क्या है, बिजनेस के अंदर जिस टेक्निक को आप यूज कर रहे हैं अगर वो बहुत बढ़िया है, या आप टेक्नोलॉजी को लगातार डेवलप करते जा रहे हो, तो बट नेचुरल है, बढ़िया टेक्निक होगी तो उससे आपको प्राइमरी एक्टिविटी को भी क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। आइए, technology development is not related merely to the production process but cover the way of creating and improving various activity in the entire value chain. Technology एक particular type of knowledge है and it relate to the problem solving. Thus every activity जो एक organization perform करते हैं involve technology or set of technology, and the organization has to take the stock of know-how for performing each activity. The level of technology development determine करता है organization की एफिशिएंसी को। तो टेक्निक जो है ये भी आपके बिजनेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है। एंड लास्ट इज द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व ऑब्टेन करना परचेज इनपुट, मतलब जब आप जो है वो इनपुट को क्या करते हो? परचेज करते हो, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, सर्विस हो गया, मशीनरी हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोक्योरमेंट। तो ये जो चार एक्टिविटी, प्रोक्योरमेंट का मतलब ये समझ जाना, बिजनेस के लिए जो है वो क्या करना? मटेरियल को परचेज करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोक्योरमेंट। तो ये चार तरह की जो एक्टिविटीज है इनको बोलते हैं हम लोग क्या? सपोर्टिंग एक्टिविटी। और सपोर्टिंग एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज को क्या करती है? अपना काम ढंग से पूरा करने में क्या करती है? सपोर्ट करती है। तो पेपर के लिए आपको जो याद करना वो ये कि इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करने की जो मेन अप्रोच है दैट इज द वैल्यू चेन अप्रोच। और वैल्यू चेन अप्रोच ने क्या किया? बिजनेस के अंदर कंडक्ट होने वाली एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है प्राइमरी और एक कौन सा? सपोर्टिव। प्राइमरी एक्टिविटी में टोटल मिला के 5 एक्टिविटी आएगा और सपोर्टिव के अंदर जो है वो टोटल मिला के कितने आएगा? 4। तो आपको नाम याद करके जाना है। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या था? 5M, वो पढ़ के जाना और ये पढ़ जाना। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा माइक्रो भी और हम पढ़ेंगे हमारे मैक्रो भी। ये तो माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया, जिसमें ये मार्केट, इंटरमीडियरी, कॉम्पिटिटर, मीडिया, ये सब आएगा। और फिर हम पढ़ेंगे मैक्रो, जिसके अंदर ये आपका इकोनॉमिक, जिसमें पूरा पूरा पेसल एनालिसिस करेंगे। ओके जी सर, लो जी, तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में और हमने साथ में कवर कर लिया हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को। अगली क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी आप अपने सजेशन जो है वो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और अगर आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो कोर्स है आप उसको बाय कर सकते हैं, नीचे नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके या इंक्वायरी करके आप या व्हाट्सएप या कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।